हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। जेआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। यहाँ पर भी आप जेआईबी का मेगा कोर्स ले सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है मात्र 600 रुपये से। चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। सवाल क्या था, इनमें से कौन सा चीज़ मैच नहीं करता है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे ऑप्शन मैच कर रहे होंगे। जो मैच नहीं कर रहा वो बताना है। ए ऑप्शन है द correspondent न्यू बैंक established अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट स्टेट एक्ट 1970। ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ स्टेट बैंक। दूसरा है ए बी ऑप्शन है प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक इनविस्टेड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से बना हुआ है। सी ऑप्शन है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस इट्स मेंबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। फिर डी ऑप्शन है बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी, वो स्पॉन्सर बैंक करता है। तो जो सही ऑप्शन होगा इस केस में वो होगा ए। यानी देखिए, जो करस्पॉन्डिंग नए बैंक जो स्टैब्लिश किए गए बैंक एक्विजिशन एक्ट से, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, तो वो स्टेट बैंक के लिए नहीं था। ठीक है, ये कानून स्टेट बैंक के लिए नहीं था, ये बैंक नेशनलाइजेशन के लिए था। किसके लिए था? बैंक को नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, उसके लिए था। सरकारीकरण बोलेंगे इसको। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन के लिए ये काम उठाया गया था, याद रखिएगा। ये बात होगी। दूसरा है कि जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट में होगा वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनेगा, उसकी ये बात सही है। फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जिसका कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस करना अपने मेंबर को, ये भी बात सही है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ये काम है। डी ऑप्शन है बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी, वैसा बैंक जो आरआरबी को प्रमोट करता है उसको मैं स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं, ये भी बात सही है। जो क्या गलत था बात, ये वाला ऑप्शन गलत था, इसलिए इसको सही मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट द सिक्योरिटी रिसिप्ट एविडेंस। जो यहाँ प्रोविजन डाला हुआ है सरफासी एक्ट का, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट का जो एविडेंस होता है वो क्या प्रमाण दिखाता है। ए ऑप्शन है अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोले एक अनडिवाइडेड। ठीक है, डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव राइट है इंटरेस्ट है सेलर का सिक्योरिटी में। तो क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी जो प्रोविजंस डाला हुआ सरफासी एक्ट में, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट में क्या होता है कि जब कंपनी खरीदने जाती है कोई सामान क्या है, बेसिकली एनपीए खरीदती है। क्या खरीदती है? एनपीए वाला लोन खरीदती है सेक्रेशन कंपनी। ठीक है, तो उसमें एक सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलता है जिसमें राइट रहता है, अनडिवाइडेड राइट इंटरेस्ट रहता है, जो खरीदार होता है, परचेजर होता है सिक्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए चेक issued as a cross check and the holder claims damages from the bank under circumstances bank is liable। बोलते हैं बैंक ने यहाँ पे पेमेंट किया था अक्रॉस काउंटर में, वो भी क्रॉस चेक्ड को। कौन सा चेक था? चेक पे क्रॉस किया हुआ था। और जो होल्डर है, ठीक है, जिसके पास चेक है, वो क्लेम करता है डैमेज बैंक से। किस सर्कमस्टांस बैंक लायबल होगा? ए ऑप्शन है टू द ड्रॉर ऑफ द चेक, जिसने चेक बनाया है वो। बी ऑप्शन हो जाएगा टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक, जिसका मतलब है होल्डर। सी ऑप्शन है टू द ड्रॉर एंड आल्सो द पे, ड्रॉर और पे दोनों के लिए। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बेसिकली यहाँ पे लाइबल होगा ड्रॉर के लिए नहीं, यहाँ लाइबल होगा होल्डर के लिए। जो ट्रू ऑनर होगा उस चेक का, यानी जो होल्डर होगा उसके लिए लाइबल है बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैंक मेक्स payment of 2 checks on which later it is found that a signature of the signature of the drawer are forged. The first account is that of a company and second account is that of a joint account. ठीक है, in which signatures in which one of the signature of the account holders are real। बोलते हैं बैंक ने 2 पेमेंट किया चेक का, जिससे बाद पता चला कि सिग्नेचर जो था चेक का, जो ड्रॉर का सिग्नेचर था वो जाली था, यानी नकली था। जो पहला अकाउंट था कंपनी का, पहला अकाउंट किसका था? कंपनी का था। दूसरा अकाउंट क्या था? ज्वाइंट अकाउंट था। ज्वाइंट अकाउंट में एक अकाउंट जो सिग्नेचर का था, ज्वाइंट अकाउंट 2 सिग्नेचर चलेगा, तो एक आदमी का सिग्नेचर तो ठीक है और एक आदमी का सिग्नेचर जो था जाली था, फोर्ज था। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड फॉर हाफ द अमाउंट इन द सेकंड चेक।
सेकंड केस बोलते बैंक यहाँ पे लायबल होगा, पूरा पैसा पे किया जाएगा पहले चेक का, दूसरा केस में आधा अमाउंट पे किया जाएगा, क्योंकि एक चेक का साइन असली है और एक चेक का साइन नकली है। एक चेक पे जो दो साइन होते हैं, एक साइन असली है, दूसरा साइन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर बोथ द चेक्स, बैंक लायबल होगा दोनों चेकों के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड नॉट लायबल फॉर द सेकंड चेक, बैंक यहाँ पर लायबल होगा पहला चेक के लिए, ना कि लायबल होगा दूसरे चेक के लिए। बी ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द चेक, बैंक यहाँ पर लायबल किसी चेक के लिए नहीं होगा अगर पेमेंट ड्यू कोर्स में किया गया है तो। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंक यहाँ पे लायबल है भाई। क्या हो जाएगा, बैंक यहाँ पे लायबल होगा, सीधा सा बात है। बैंक लायबल क्यों होगा, क्योंकि चेक पे जब साइनिंग नकली है तो आपने ड्यू प्रोसेस से काम नहीं किया, आपने नेग्लिजेंट से काम किया, आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फेमा द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स, फेमा के अंदर ऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक्स। बी ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर एंड ऑल बैंक। सी ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक कैन इशू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन सरफासी व्हेन, बोलते नोटिस क्या इशू कर सकती नोटिस इन्फोर्समेंट करने का सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सरफासी के तहत कब। ए ऑप्शन है देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, अगर डिफॉल्ट बोरोवर करता और सिक्योरिटी बैंक के हाथ में है तो। बी ऑप्शन है द अकाउंट इज एनपीए एंड द सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, अकाउंट एनपीए और सिक्योरिटी जो है बैंक की पोजीशन में। सी ऑप्शन है अकाउंट इज सूट फाइल, अगर अकाउंट को सूट फाइल किया गया है तो सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, सिक्योरिटी सेम पोजीशन होगा बैंक का। डी ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट इज सूट फाइल, अकाउंट को सूट फाइल किया जाए और जो सिक्योरिटी होगा वो पोजीशन होगा बोरोवर का। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अकाउंट जो होगा वो एनपीए होगा और जो सिक्योरिटी होगा वो पोजीशन होगा बैंक का, ठीक है। अकाउंट का एनपीए सिक्योरिटी होगा बैंक की पोजीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अपॉइंटेड वाई एज इज एजेंट, एक्स ने वाई को अपॉइंट किया है अपना एजेंट के रूप में, ठीक है। एक्स अपॉइंटेड वाई एज इज एजेंट टू ऑपरेट हिज अकाउंट एंड राउट बिजनेस ट्रांजेक्शंस थ्रू वाइज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, वाई misappropriated the proceeds of a check in the name of X but deposited by Y in his personal of a check in the name of X but deposited by Y in his personal account. X sends notice to the bank for negligence and conversion, बोलते हैं एक्स ने अपॉइंट किया है वाई को अपना एजेंट ताकि अकाउंट को ऑपरेट कर सके, बिजनेस को राउट कर सके ट्रांजेक्शन्स वाई के पर्सनल अकाउंट से भी। वाई ने मिस अप्रोप्रिएट किया प्रोसीड जो चेक का था और वो डिपॉजिट किया अपने नाम, यानी ठीक है अपने नाम, यानी एक्स ने अपने नाम पर डिपॉजिट किया जो भी चेक वाई का था, जो उसका पर्सनल सॉरी एक्स का चेक का जो भी पेमेंट था वाई ने अपने नाम पर जमा करवा लिया, जो पर्सनल था उसका पर्सनल अकाउंट का जो था, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक्स ने नोटिस भेजा है किसको, बैंक को भेजा नेग्लिजेंस के कन्वर्जन के लिए। ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द कन्वर्जन एज वाई हैज डन समथिंग दैट बैंक शुड नॉट हैव अपरेंटली, बोलते हैं बैंक यहाँ पर लायबल होगा कन्वर्जन के लिए वाई के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा काम किया गया है जो बैंक उसके लिए अपरेंटली लायबल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल सिंस इट इज केस ऑफ कन्वर्जन, बैंक यहाँ पर लायबल होगा क्योंकि केस से कन्वर्जन का। सी ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज एक्स हैव गिवन स्पेसिफिक अथॉरिटी टू वाई टू यूज हिज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, बैंक यहाँ पर लायबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स ने कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया हुआ था वाई को, उसका पर्सनल अकाउंट को भी यूज कर सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज ऑफ फॉर एजेंट एक्शन द प्रिंसिपल इज लायबल, प्रिंसिपल इज ऑल्सो लायबल, बैंक यहाँ पर लायबल नहीं हो क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल का एक्शन जो एजेंट का एक्शन होता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक यहाँ पे लायबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स ने ऑलरेडी अथॉरिटी दिया हुआ है वाई को कि भाई आप मेरा भी पर्सनल अकाउंट यूज कर सकते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है आपको ये बताना होगा। ए ऑप्शन है पेमेंट गारंटीज इज इशूड नॉर्मली फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, गारंटी इशू होती है नॉर्मली जहाँ परचेज करते हैं कैपिटल एसेट्स को एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए सप्लायर से। बी ऑप्शन है
गारंटीज इशूड इन ल्यू ऑफ टर्म लोन एंड अप्रेजल इज ऑल्सो डन लाइक ए टर्म लोन। गारंटी जो इशू होती है टर्म लोन की ल्यू में होती है, अप्रेजल जो किया जाता है बिल्कुल टर्म लोन की तरह से किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड सच गारंटी इज ऑफ आउटले ऑफ फंड्स, मतलब जो डिफरेंस होता है टर्म लोन का और इस गारंटी का जो होता है आउटले ऑफ फंड्स की बात की जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। बैंक रिकॉर्ड्स सच गारंटी इन द बैलेंस शीट इन द अंडर द टर्म लोन इन शेड्यूल 9 ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक रिकॉर्ड करते थे गारंटी जो बैंक बैलेंस शीट में अंडर टर्म लोन शेड्यूल 9 में होगा बैंक शेड्यूल का, बैंक बैलेंस का। तो इसमें पूछा गया था क्या बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट डेफर्ड पेमेंट गारंटी, वो पूछा गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बोलते बैंक रिकॉर्ड करता है सर गारंटीज बैलेंस शीट में अंडर टर्म लोन शेड्यूल 9 ऑफ बैंक बैलेंस शीट में, ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सही मार्क करेंगे। बाकी सही, गारंटी नॉर्मली इशू किया जाता है परचेज करने के लिए, क्या चीज़ के लिए, कैपिटल एसेट्स को, लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे सप्लायर से, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा गारंटी इशू किया जाता है इन टर्म ऑफ इन लिeu ऑफ टर्म लोन के ऊपर भी गारंटी इशू होता है, अप्रेजल किया जाता है बिल्कुल टर्म लोन की तरह से, ये भी बात सही है। डिफरेंस होता है टर्म लोन और इस तरह की गारंटी में होता है पैसे के ऊपर का, आउटले ऑफ फंड्स। टर्म लोन में क्या होता है पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जबकि इस तरह की गारंटी में तभी पैसा आएगा, मतलब पे किया जाएगा अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये बात भी सही है। सी बात सही नहीं था डी, इसलिए डी को सही मार्क किया गया। बैंक एक्स जो है वो एक तरीके का बैंक एक्स जो है अपना बैंक गारंटी देता है किसी एक कस्टमर के बिहाफ पे जहाँ पे कुछ पेमेंट किया जा रहा है, जो कि डिपॉजिट किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, जो कि पेंडिंग कोर्ट में केस है, इस तरह का गारंटी को क्लासिफाई किया जाता है क्या, तो बोलते हैं बैंक एक्स गिव्स गारंटी, बैंक एक्स गिव्स बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स वन ऑफ कस्टमर अगेंस्ट सम पेमेंट टू द डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन ए पेंडिंग कोर्ट केस, सच गारंटी कैन बी क्लासिफाइड एज, इस गारंटी को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ए है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी गारंटी। ए ऑप्शन है ए और डी, बी ऑप्शन ओनली ए, सी ऑप्शन ओनली डी, बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल डी होगा, स्टैच्यूटरी गारंटी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर फेमा 1999 द फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलते जो फेमा के हिसाब से 1999 के हिसाब से जो टर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन है अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, जो अमाउंट फॉरेन करेंसी पे होगा, बी ऑप्शन डी ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, डी ड्रॉन होगा इंडियन करेंसी बट पे होगा फॉरेन करेंसी में, सी ऑप्शन डी ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी में, तो और उसके बाद हो जाएगा नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक है इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, यानी कोई भी बात जो बोला है कि जो इंक्लूड नहीं होता, देखिए सब सुनिएगा, डज नॉट इंक्लूड, फेमा में कौन सी बात ऐसी है 1910 का जो इंक्लूड नहीं किया गया, यानी तीनों बातें इंक्लूड की हुई है कि अमाउंट जो पेबल होगा फॉरेन करेंसी में होगा, सही है, डी ड्रॉन होगा इंडियन करेंसी बट पे कर सकता है इसको फॉरेन करेंसी में, भी बात सही है, डी ड्रॉन अब्रॉड होगा बट पेबल इन इंडियन करेंसी भी हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन डी है, इसमें सारी बातें सही है, कोई बात गलत नहीं है। यहाँ पे जेआईबी का दो तरह का कोर्स है, एक पीपीटी कोर्स, दूसरा है फेस टू फेस पीपीटी कोर्स। पीपीटी कोर्स जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है, जैसे भी आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या है कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है। फेस टू फेस कोर्स वो होता है जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। ये कोर्स सबसे बढ़िया है, बेस्ट कोर्स है, और ये कोर्स करने से ये है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, आपको कुछ भी पार्ट छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैं आपको यही कोर्स करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, अब दोनों जगह, और इसलिए कोर्स ज़्यादा सेलिंग भी है, सेलिंग का है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। दोनों कोर्स को कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ 6000 क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, दाम में 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। अकाउंटिंग की बात करें, यहाँ दाम 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। लीगल की बात करेंगे, यहाँ दाम में 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। जीआईबी का कॉमन पे करेंगे, दाम में 1500 रुपये, और यहाँ पे है 3000 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsenna3@gmail.com। ठीक है, थैंक यू। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। थैंक यू।